हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। ठीक है बच्चों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको विज्ञान और गणित संबंधी सारे वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमने लिया है आदर्श पत्र प्रश्न पत्र है। ये किसका है? ये विषय विज्ञान का पेपर है, जो कक्षा 10 का पेपर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो बच्चों कहता है कि पेपर जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक इसका 70 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कहता है पढ़िए सामान्य निर्देश। देखिए, हम यहीं पे आपको सामान्य निर्देश पढ़ाए दे रहे हैं ताकि आपको अपना पेपर में समय व्यतीत नहीं करना है, जाया नहीं करना है। ठीक है बच्चों, बेकार नहीं करना है। देखिए, ध्यान दीजिए। ये पहला लिखा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। एक खंड आ है और एक खंड बा है। इसी तरीके से आपका जो पेपर होगा बच्चों वो 2 खंडों में विभाजित होगा, आ और बा में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा मतलब निर्देश क्या कहता है? खंड आ व खंड बा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि विज्ञान का पेपर है ये। इसमें जो है खंड आ जो है उसको भी 1 2 ठीक है कमा 3, और इसी तरीके से बा जो है खंड उसको भी 1 2 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, खंड आ जो है बच्चों 20 नंबर का है, खंड बा जो है वो 50 नंबर का है। इसलिए 50 और 20 जब मिला देते हैं तो टोटल आपका पेपर बच्चों हो जाता है 70 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, लिखा है, पढ़िए समझिए बच्चों। लिखा है प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR ठीक है उत्तर पत्रक पर नीले या फिर आप काले बाल पॉइंट। ठीक है, बाल पॉइंट पेन कैसा होता है? यानी कि वह पेन, ठीक है, जो मतलब इसका अरे जल वाले पेनों को छोड़ करके सभी बाल पॉइंट होते हैं, बाल पॉइंट पेन होते हैं। ठीक बच्चों, पेन से सही विकल्प का पर गोला, ठीक है, गोले को पूर्ण रूप से भरें। यानी कि जो गोला होगा उसको पूर्ण रूप से भरना है। फिर लिखा OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात, ठीक है, उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के, देखो क्या लिखा, उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात, ठीक है, उसे काटे नहीं। देखो बच्चों लिखा है काटे ना, इरेजर ना करें, यानी रबड़ से बहुत लोग बच्चे मिटा देते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। व्हाइटनर का प्रयोग मना है। ठीक है, का प्रयोग ना करें। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है निर्देश में कि हमको पेपर पे वो OMR सीट पे गोला, जिसे हमने दूसरा भर भी दिया है गलत, तो दूसरा गोला आपको भरने की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इरेजर से, जिसे मतलब होता है रबड़ से उठाया, इरेजर मीन्स रबड़, रबड़ से मिटा दिया, ठीक है, तो इसका भी नंबर नहीं मिलेगा। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि आपके टोटल होंगे विकल्पी 20, 20 गुणे हो जाएगा 1 बराबर 20, यानी कि एक विकल्पी 1 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 20 विकल्पी हैं तो 20 नंबर का होगा। वो चाहे जो सब्जेक्ट हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों लिखा है खंड बा, ठीक है, ठीक है, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक माने ऐसे प्रश्नों को हमको व्याख्या करनी है, हल करना है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि खंड बा के प्रत्येक उपभाग, यानी कि हमने बताया खंड बा को भी 3 भागों में बांटा गया बच्चों, 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। तो कहता है उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ करना, ठीक है, एक साथ करना अनिवार्य, यानी कि सबको एक साथ, जैसे एक खंड ले लिया मैंने, खंड बा का जैसे 1 ले लिया, तो इसको पूरा जब हल कर लेंगे तभी 2 का शुरू करेंगे, 2 जब पूरा हल हो जाएगा तब जाके तीसरा शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, और लिखा प्रत्येक उपभाग को नए पृष्ठ से। इस बात को प्रत्येक बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसे बच्चे होते हैं बहुत बच्चे तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक उपभाग को नए भाग से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इस बात को बहुत कायदे से सीखना है। कोई भी अगर जिसे मतलब खंड आ बा है और बा के 3 उपभाग हैं, 1 2 3, तो जिसे पहला हमारा समाप्त हो गया है तो उस पृष्ठ को वहीं छोड़ देंगे, और ज़्यादा पेज है तो लिख देते हैं PTO। क्या लिख देते हैं बच्चों? PTO। PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, यानी कि कृपया पृष्ठ पलटिए। फिर इसके बाद दूसरा हल करना शुरू करेंगे नए पृष्ठ से। ठीक है, दूसरा अगर समाप्त हो जाता है तो फिर आप भी PTA लिख सकते हैं, PTO लिख सकते हो, PTO के बाद
फिर आप तीसरा हल करना चालू कर देते हैं। ठीक बच्चों, और लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखेंगे बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, खंड आ लिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न कहता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण किरण के लिए अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है यदि प्रकाश किरण है। देखो बच्चों क्या कहता है, कहता है अपवर्तन कोण का जो मान है वो अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कह रहा है एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण, ठीक है, का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है तो ये प्रकाश किरण होगी तो कहाँ हो सकती है। यानी कि क्या कहता है बच्चों, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण, यानी अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण। जैसे प्रकाश किरण आई तो आने से जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन कोण, इसको हम आई से लिखते हैं। जो प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से लिखते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अपवर्तन कोण कहता है आपतन कोण की तुलना में अधिक है, यानी कि ये वाला कोण अधिक है, जो अपवर्तन कोण है ये अधिक है। ठीक है बच्चों, तो कहता है माध्यम कैसा होगा, तो माध्यम कैसा होगा बच्चों, माध्यम कैसा होगा तो ध्यान देते हैं। माध्यम कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, सघन विरल माध्यम की संयुक्त की सतह की दिशा में है, दोनों माध्यम ही हों। गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब तीसरा इसका राइट आंसर है कि, ठीक है बच्चों, कि माध्यम क्या है, विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जा रहा है, इसीलिए आपतन कोण का मान अधिक हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण का मान अधिक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे कहता है एक लेंस की क्षमता जो है वो -2.5 डायोप्टर है, -2.5 डायोप्टर है। ठीक है बच्चों, तो कहता है इसकी फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी, तो भाई माइनस लगा है, इसका मतलब है सीधी सी बात है अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे देखो उत्तल लगा है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी उत्तल लगा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चे दो ए और सी, इसमें अवतल लगा है। अब इसका राइट आंसर हम ढूंढते हैं। तो बच्चों जैसे हमारा होता है पी बराबर सूत्र होता है, देखो सेंटीमीटर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है पी बराबर सूत्र होता है 100/F लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अब इसको एफ को इधर लाएंगे तो एफ बराबर सूत्र हो जाएगा 100/P। अगर सेंटीमीटर लगा है यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे तो पी कर लेंगे बच्चों। अब देखिए हमारा एफ बराबर हो जाएगा, पी कितना दिया है बच्चों, हमारा पी दिया है -2 यानी कि 100 हो जाएगा ऊपर। ठीक है बटे, हमारा हो जाएगा बच्चों एफ बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे पी का मान -2.5 दिया है तो लिख देंगे 2.5, दशमलव हटा देंगे, 0 × 25 चक्कू हो जाएगा 100। तो हमारा बच्चा कितना बच्चों, यह बराबर बचा है 40, वो भी माइनस का। तो इसमें देखो कहीं दिया है -40, तो ये पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। -40 सेंटीमीटर आया है, माइनस मतलब अवतल लेंस होगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय, ठीक है, पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। अक्षर छोटे छोटे हैं, उनको हमको पढ़ना है तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला लिखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लेंगे। ठीक है, तीसरा कहता है बच्चों 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ठीक है, उत्तल लेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर। और ये चौथा कहता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ठीक है, फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे। तो बच्चों इसमें जो है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ये भी गलत है, ये 5 सेंटीमीटर वाले तो ऑलरेडी गलत हैं। तो इसका मतलब है जो ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस लगा, क्यों, अवतल लेंस उभरा हुआ होता है तो उभरे हुए लेंस में जब हम देखते हैं तो बस
अक्षर बड़े बड़े दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती हैं? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। ठीक है, अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्वांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। ठीक है, आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये राइट आंसर है बच्चों। इसका जो ये बाकी ये तीनों गलत हैं आपके। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अगला कहता है पांचवा विकल्प है मेरा। कह रहा है बच्चों 1 किलोवाट घंटा को जूल में संख्या होगा। ठीक है, जूल में कितना मान होगा 1 किलोवाट घंटा का? तो ये बच्चों जो आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। तो इसका होता है जो राइट आंसर होता है डी वाला सही, डी वाला गलत है बच्चों, ऊपर वाला सही है। ठीक है, 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, ये याद रखना है, 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल है, ये इसका राइट आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस कब होगी? जब ये दशमलव यहाँ ये मतलब 36 ना होकर के 3 और 6 के बीच लगा होगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगी, अन्यथा 5 ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलते कैसे हैं? देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट है घंटा हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों 1 × 1 किलो में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 वाट। और ये 1 घंटा होता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 6 6 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब कितने 3 ये हैं, 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 5 कर लिए बच्चों। अब दशमलव जब कहीं नहीं होता तो दशमलव अनंत में होता है, तो दशमलव मान लीजिए यहाँ से यहाँ लाए तो इसका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर कितना बच्चों? 6। अब ये हमारा काहे में बदल गया? जूल में बदल गया। अगर जो जैसे सपोज दैट 5 कैसे हुआ है, तो जैसे दशमलव यहाँ से नहीं यहाँ पे ले गए। ठीक है, तो 36 बचा, तो हो गया 36 गुणे 10 की पावर कितना? 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका हल हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा ये आपका रहा पेपर, इसको आप देख सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है विकल्प नंबर 6 लिखा है एक चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि आई जो दे रखा है बच्चों, आई बराबर दे रखा है 2 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर दे रखा है 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है, तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा की ज्ञात कीजिए। ठीक है, वी आपको दे रखा है बच्चों 10 वोल्ट दे रखा है और टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट दे रखा है। तो मिनट को जब आप सेकंड में चेंज कर लोगे तो 1 टी बराबर हो जाएगा 60 सेकंड, इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, 1 मिनट को 60 सेकंड में भी लिख सकते हैं, तो आपको 60 सेकंड हो गया। तो कहता है बच्चों व्यय ऊर्जा ज्ञात करनी, डब्ल्यू ज्ञात करनी। डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है VIT। क्या होता है बच्चों? VIT होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, V का मान कितना दिया है बच्चों? 10। 10 गुणे I का मान कितना है? 2 गुणे T का मान कितना है? 60। ठीक है, T का मान बच्चों दिया है, यानी कि V बराबर हम डब्ल्यू बराबर हो जाएगा VIT। V का मान कितना दिया था बच्चों? 10, I का मान 2, T का मान 60। अभी निकालें आप लोग। तो देखिए 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कितना जीरो आया बच्चों? 1 2, तो 1 2 जीरो लगा लेंगे, तो यानी कि 1200 जूल हो जाएगा। ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलोरी में चेंज करना है तो इसको 4.2 से भाग कर देंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1200 जूल आएगा। तो इसका देखो इसमें आंसर कहीं 1200 जूल लिखा है, ये देखिए आपका लिखा हुआ राइट आंसर है 1200 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, कहता है स्थिर चुंबकीय क्षेत्रों में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम कौन सा है? ठीक है, तो कहता है मैक्सवेल के पेंच का नियम। ये भी लिखा है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच। ठीक है, किसी तो ये भी नहीं होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, और ओम का नियम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा रसायन विज्ञान है। ठीक है, रसायन विज्ञान का विकल्प दिया गया है बच्चों। लिखा है रसायन विज्ञान, लिखा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी?
हाइड्रोजन को विस्थापित का मतलब होता है बच्चों अलग करना, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को कौन सी धातु अलग कर देगी, इसको हमको जानना है, ठीक है। तो जैसे लिखा है फेरस है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे ये जो होता है हमारा फेरस है और हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये जो धातुएं हैं ये हमेशा कॉपर के नीचे हैं, लेकिन जिंक जो है वो ऊपर होती है, इसीलिए ये क्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ले लेंगे, जैसे HCl ले लेते हैं, ठीक है, HCl की क्रिया आप जिंक से करा देंगे, प्लस जिंक करा देंगे, जिंक इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब करेगा तो जो जिंक है वो इसकी हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, यहाँ 2 लगा लेंगे तो ZnCl2 हो जाएगा, यहाँ 2 लगा लेंगे तो यानी कि रिएक्शन हमारी देख लीजिए आपकी, ये मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे HCl लिया हुआ है, HCl, ठीक है, 2 लगाएंगे आगे तो 2HCl हो जाएगा, प्लस अब हमने 2 Zn लिख लेंगे, जिंक लिख लेंगे, क्रिया कराएंगे तो जिससे बच्चों 2 ZnCl हो जाएगा, ZnCl यानी जिंक क्लोराइड हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा, हाइड्रोजन बचा है तो प्लस H2 को अलग कर देगा, ठीक है। तो यही क्रिया होती है, इसी क्रिया को कह रहा है करने के लिए, यानी कि कह रहा है 2HCl, ठीक है, प्लस 2 Zn, ठीक, गिव्स आउट आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक, ZnCl है प्लस H2 तो H2 को अलग करा, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिंक हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, Fe कहता है फेरिक Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों संयोजन अपक्रिया, तो इसमें संयोग तो हो ही नहीं रहा है, कहीं संयोग हो रहा है तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है वियोजन अपक्रिया है अलग, तो अलग कहाँ हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। द्विविस्थापन है, इसमें 2 बार विस्थापन नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, विस्थापन ये राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि इस अपक्रिया में विस्थापन, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम फेरस के स्थान पे आ जाता है और फेरस अलग हो जाता है, तो ये अपक्रिया विस्थापन को दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस, ठीक है, निम्नलिखित में से में किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है, ठीक बच्चों। इसका जो पार्ट छूटा हुआ है वो यहाँ पे आपका देख सकते हैं लोग, ठीक है, ये देखिए ये पूरा हमने ले लिया ये, ठीक है। आपका क्वेश्चन बता सर, कहता है कीटोन समूह किसमें उपस्थित, तो कीटोन समूह का जो बच्चों पहले संरचना हम देख लेते हैं, कीटोन कहते किसको, CO जहाँ लग जाए इसको कीटोन कहते हैं। इसकी संरचना होती है बच्चों ऐसे होती है, C+O, ठीक है। तो ये देखिए कहीं C+O लगा है, डबल बॉन्ड O होगा और 2 तरफ C होगा, तो इसमें देखो OH लगा है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका लिखा है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये आपका ये भी नहीं हो सकता, ये तो गलत ही है, ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 तरफ बैलेंसी तो होगी लेकिन C तो होना चाहिए, तो C तो है ही, ठीक है। और ये आपका जैसे CH3, ठीक है, ये भी आपका नहीं हो सकता कीटोन समूह में। तो ये आपके जैसे एक ये और एक ये और ये नहीं हो सकता, इसका तो नहीं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ये लिखा है कीटोन समूह ना, तो कीटोन समूह जो होता है वो हमारा O कर सकते हो, C कर सकते हो, ठीक है, बॉन्ड आप ऐसे ऐसे इसको कर सकते हो, इस तरीके का कीटोन समूह होगा हमारा CO, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे H तो जैसे यहाँ पे आप लगा दोगे तो जो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है CHO होता है। CHO क्यों होता है बच्चों, क्योंकि CHO का जो होता है, CHO को हम लिख सकते हैं, CHO को लिख सकते हैं यानी कि, ठीक बच्चों, यानी कि CHO को लिख सकते हैं C+O, ठीक है, ये इसकी संरचना है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड दिया तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। फिर प्लस ये देखो बच्चों दिया है तो इसमें इसको जगह पे COOH होता है, क्यों COOH होता है, ठीक है। जो COOH होता है बच्चों की कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C+O, ठीक है, बॉन्ड OH, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2 तो हो नहीं सकते, अब बचे एक ये और एक बचा ये। अब देखिए यहाँ पे कौन सा हो सकता है, तो देखिए बच्चों
यहाँ पे आप देख सकते हैं, या ये हमारा C डबल बॉन्ड वो है ही, ठीक है, बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। तो अब जैसे बॉन्ड ऐसे हो जाएगा तो इसका मतलब है इधर भी अगर जो हम जैसे CH3 ऐड कर लेंगे तो ये इधर CH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये मेथिल है इसकी, यानी इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसमें जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 है, लेकिन यहाँ एक ही हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए इसका जो विकल्प ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये राइट हो जाएगा आपका कीटोनिक समूह वाला, ठीक है। अगला बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, 11 नंबर है, बहुत अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोपेन है, तो प्रोपेन का जो सूत्र होता है बच्चों, पहले एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, +2 ये एल्केन का सूत्र होता है। प्रोपेन में n बराबर हो जाएगा 3, तो ये आप जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख देंगे, तो आपका जैसे ये हो जाएगा बच्चों, हमारा Cn हो जाएगा, H2n हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, तो n की जगह 3 रखोगे तो C3, और फिर 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा C3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 2 8, तो C3H8 होना चाहिए। तो इसमें देखिए, और बंध कौन होता है, इसका जो बंध अनुलग्न होता है वो बच्चों एक होता है, कार्बन कार्बन के मध्य एक ही बंध होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा, हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, तो इसमें देखिए CH3, तो 1 2 3, तो 3 3 6 2 8, तो पहला ही राइट है बच्चों, ठीक है, पहला ही राइट है। कहता था C3 होना चाहिए और ये 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो 8 जो आ रहा है वो इसी में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला ही इसका है, बाकी ये एक भी नहीं होंगे, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहता है 12 नंबर, कहता है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 होता है, गलत है, ये तो उदासीन विलयन का होता है, 7 से कम होता है, ये सही है, ठीक है बच्चों। और कहता है 7 से अधिक शून्य, ये तो दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि देखिए बच्चों ये 7 हो गया, ठीक है, जैसे हम पीएच को समझ लेते हैं, ये 7 हो गया, ठीक, 7 के बाद ये हमारे 3 पार्ट हैं, ये हमारा उदासीन होता है। अगर 7 है पीएच तो वो उदासीन है, ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, और 7 से कम माइनस का चिन्ह लगा, यानी कि कम, तो कम होने पर अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल। और ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कह सकते हो, ज़्यादा होने पर क्षार हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस आप अधिक हो सकता है, तो इस तरीके का आपका सवाल हो सकता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 13 नंबर, लिखा है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, इसका कारण क्या है, क्यों टिन का लेपन होता है। पहला कहता है जिंक की अपेक्षाकृत, ठीक है, कम क्रियाशील है, टिन कम क्रियाशील है। अगला है पॉइंट, कहता है, ठीक है, अगला कहता है जो आपका कहता है जिंक, टिन जो है अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है, यानी कि पहले जिंक कम क्रियाशील, दूसरे में बताता है जिंक का गलनांक कम होता है, टिन का गलनांक कम होता है। तो टिन का गलनांक जो है बच्चों अधिक होता है और जिंक का गलनांक कम होता है, तो ये तो दोनों नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है बच्चों कि मतलब जिंक अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है, टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है। तो जो बच्चों जिंक है वो अपेक्षाकृत किससे, टिन से अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील होता है, टिन अपेक्षाकृत कम, यानी कि इसका जो राइट आंसर है जिंक के स्थान पर टिन, तो ये टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है, टिन जिंक अपेक्षा, ये इसका पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो होता है टिन वो जिंक की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में, ये देखिए बच्चों यहाँ पे आपका अगला बायोलॉजी का पार्ट रहा है 3, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन ही ये दिया है बच्चों, कहता है, ठीक है, कहता है बच्चों, कहता है जीव विज्ञान कहता है रक्त का रंग लाल किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोगों को बच्चों, इसमें न्यूक्लिक अम्ल गलत है, विटामिन सी गलत है, पोटेशियम हीम, हीम का मतलब है हीमोग्लोबिन बच्चों, ये राइट है, हीमोग्लोबिन यानी हीम के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीम, हीम मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कहता है 15 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो अंडवाहिनी होता है बच्चों, ठीक है, अंडवाहिनी होता है, ठीक, गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द लिखा है, नहीं मतलब मादा जनन तंत्र नहीं है, तो वो शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो पुंकेसर गलत है बच्चों, अंडाशय गलत है, वर्तिका गलत है, बीजांड सही है बच्चों। बीजांड जो होता है वो किसमें, फल में बदल जाता है। समझ गए बच्चों, वही कह रहा है निषेचन के बाद कौन सा भाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड। ठीक है बच्चों, यानी कि बीजांड जो है वो फल में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अगला प्रश्न लिखा है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ठीक है, ब्रायोफिलम में, आलू में। तो ये तो दोनों होने, तो द्विखंडन की क्रिया किसमें होती है, अमीबा में होती है। ठीक है बच्चों, अमीबा को आप जितने पार्टों में काट देंगे उतने ही अमीबा बन जाएंगे। कारण ये समझते हो बच्चों, अमीबा में द्विखंडन की क्रिया क्यों होती है, क्योंकि एक अमीबा होता है, अमीबा में एक ही कोशिका होती है। क्योंकि मतलब ये प्रोटोजोआ संघ जीव है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्राथमिक जीव, प्रोटो माने प्राथमिक, जोआ माने जीव। ठीक है, इसमें एक कोशिका होती है, तो एक इसको कोशिका से जितने विभागों में आप खंडन करोगे, इसकी कोशिका जितने विभागों में कट जाएगी उतने अमीबा बन के तैयार हो जाएंगे। तो द्विखंडन की क्रिया से अमीबा किसमें किसमें होता है, अलैंगिक जनन, वो अमीबा में होता है। ठीक बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। कहता है एक संकर क्रॉस के लिए, ठीक है, जीन प्रारूप होता है। तो एक संकर क्रॉस के लिए आप देख सकते हैं बच्चों, एक संकर क्रॉस के लिए जिसे आप देखते हैं हमारा कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। अब हम क्रिया कराते हैं, तो ये हमारा कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी हो गया। अब फिर देखो बच्चों, क्रिया कराएंगे तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर क्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर क्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे रेशियो किसमें, लंबे पौधे, यानी कि ये लंबा स्वस्थ पौधा है या बौना पौधा है। क्रिया कराओगे तो सारे पौधे कैसे रहेंगे, लंबे रहेंगे। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, ये प्रभावी लक्षण होता है, ये अप्रभावी लक्षण होता है। तो प्रभावी लक्षण दिखेगा, सभी पौधे लंबे होंगे, लेकिन अप्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये छिपा रहेगा, क्योंकि मतलब अप्रभावी लक्षण छिप जाता है, इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण दिखता है, अप्रभावी। अब देखिए, ये हमारा दूसरी पीढ़ी ले लिए हैं, ये F2 पीढ़ी हो गई है। ठीक है बच्चों, वो F1 थी, आपका टी ये हो गया। अब देखो क्रिया कराते हैं बच्चों, तो ये इससे क्रिया करेगा तो कैपिटल टी हो जाएगा। फिर क्रिया कराएंगे बच्चों तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्रिया कराएंगे तो स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी हो जाएगा। फिर क्रिया कराएंगे तो स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल टी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों लंबे पौधे हैं, ये स्वस्थ लंबा पौधा है और ये लंबा पौधा है। तो जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1:2:1। क्यों, क्योंकि एक स्वस्थ लंबा पौधा होगा, एक स्वस्थ बौना पौधा होगा, और दो प्रभावी लक्षण को दिखाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक संकर क्रॉस के लिए, वो हमारा, ठीक है, यही हो जाएगा कि 1:2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कहता है, ठीक है, कहता है डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में नहीं, कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है, केंद्रक में नहीं पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रिका में नहीं पाया, केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, डी, यानी कि केंद्रिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। आगे बच्चों लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, गलत, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, एक मिनट बच्चों, ये लिखा है ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों। ग्रीन हाउस प्रभाव इसके द्वारा तीनों के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तो तीनों हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो कारण देखा जाएगा वो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ही देखा जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमारे जो पेट्रोलियम युक्त वाहन चलाते हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, ठीक बच्चों, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं, जैसे सूर्य की किरणें हैं ना बच्चों, तो ये सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर जब ये आती हैं तो इनको ये CO2 अवशोषित कर लेता है। अवशोषित माने ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है तो ये किरणें जो CO2 है, ठीक है, CO2 के कारण ये किरणें पृथ्वी पर ही रहती हैं
और इनका धीरे धीरे विसर्जन करता है। जब धीरे धीरे विसर्जन करता है तो हमारे वातावरण का ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, जिस कारण हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ जमी है वो पिघल रही है, ठीक है, और ये बर्फ़ के पिघलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा CO2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपका था, समाप्त हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमारा खंड बा शुरू होता है। ठीक है, तो खंड बा हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं खंड बा को। ठीक है, ये हमारा खंड बा है और इसको हम लोग अपने खंड बा को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा खंड बा है बच्चों है। तो ध्यान देते हैं, खंड बा का वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि इनको हमको लिखना है, व्याख्या करनी है। इसका पहला उपभाग है, यानी कि बी खंड का पहला उपभाग है भौतिक विज्ञान, इसको हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसके पहले वाले में मैंने बताया था, आपका ये सवाल दिया हुआ है, कहता है वायु के सापेक्ष, ठीक है, कांच का अपूर्णांक 4:3 है। तो ये इतने, यानी कि और क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक, कहने का मतलब है ये बच्चों, वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक कितना है और वायु के सापेक्ष, ठीक है, कांच का अपूर्णांक, पहले वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4:3 है, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3:2 है। तो कहता है बच्चों, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको दिया है एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक दिया है 4/3, और फिर आपको दिया है बच्चों, ठीक है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, ठीक है, बराबर वो आपको दिया है कितना बच्चों, ये दिया है 3/2। तो आपको कह रहा है, ये ज्ञात करो बच्चों, ये कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का, यानी कि वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर कांच को अंश मान लेते हैं, तो जिसमें होता है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, हमारा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यानी कि ये आपको दिया है, तो ये हमारा सूत्र हो जाता है वाटर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बराबर, हम लोग फार्मूला लगा देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों, देखो इसमें जी दिया है तो इसको ऊपर लिखेंगे, तो हो जाएगा एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, यानी कि जो बराबर के समीप होता है उसको ऊपर लिखते हैं, बटे जो इधर होता है उसको हर में ले जाते हैं, तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वाटर। तो अब देखो बच्चों, जिसमें जी लगा है उसको ऊपर रखेंगे, तो ये जी वाला मान है, ये हमारा डब्ल्यू वाला मान है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा ये बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे इसको, जैसे ये ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बटे बटा इसको इससे गुणा, यानी कि अंश और, तो देखो ये हर हो जाएगा, ये 4 अंश हो जाएगा, तो अंश हर की गुणा कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 3 हमारा हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9/8। तो देखो, यानी कि हमारा आ जाएगा बच्चों, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बराबर हो जाएगा हमारा 9/8। ये कहीं भी आता है, इसका आंसर 9/8 ही आएगा। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये विकल्पी में भी पूछ सकता है, इसको याद रखना, इसका आंसर ही होता है 9/8। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हमारा 4 नंबर का सवाल था। आगे बच्चों कहता है, आगे हमारा बच्चों सवाल है, वो कह रहा है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसको किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो बच्चों देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या है, तो दूरदृष्टि दोष होता है बच्चों, ठीक है, आंखों का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु जो होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि जो दोष होता है उसमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब इसमें दूरदृष्टि दोष की बात करता है, ठीक बच्चों, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, किंतु पास की जो वस्तु होगी बच्चों, ठीक है, पास की, ठीक है, पास की जो वस्तु होगी, पास की, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसी प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। लिखा है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है। इसे संशोधित करने के लिए, जैसे बच्चों, इसका कारण क्या होता है, ठीक, कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो छोटा हो जाता है। देखिए बच्चों कैसे, इसका कारण यही है, जैसे मान लीजिए हमारा ये नेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मेरा ये यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, जैसे मेरा ये नेत्र गोलक है, ठीक है बच्चों,
ये नेत्र गोलक है। अब प्रकाश किरण यहाँ से इसमें जा रहा है, अब यहाँ पे लगा हुआ है उत्तल लेंस, ठीक है। अब ये यहाँ से जाएगा, लेकिन ये प्रकाश किरण बाहर चली जाएगा। अब प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ रेटिना पर, प्रतिबिंब बनता है बाहर। तो अब जो प्रतिबिंब बन रहा है बाहर, तो ये हमारा इसका कारण है, क्योंकि नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है। जब नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उससे दूर बनता है, जिस कारण हमको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग बच्चों, क्या करते हैं, जैसे हमारे प्रकाश किरण है, यहाँ पे हमने उत्तल लेंस लगा दिया, ठीक है। जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो प्रकाश किरण इससे थोड़ा जब निकलेगी तो थोड़ा और झुक जाएगी, देखो ऐसे झुक जाएगी, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा नेत्र लगा हुआ है, ठीक है, हैं। अब ये हमारा नेत्र है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे ये प्रकाश किरण हो गया बच्चों। यहाँ पे आपका उत्तल लेंस लगा है, ठीक है, ये प्रकाश इससे टकराएगा, ये वाला, और जो इससे टकराएगा तो ये ऐसे थोड़ा मुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारा ये कॉर्निया उभरा हुआ हिस्सा होता है मानव नेत्र का, ठीक है। अब ये हमारा मानव नेत्र है, उभरा हुआ हिस्सा है। अब यहाँ पे लगा है उत्तल लेंस। अब प्रकाश किरण ये थोड़ा बढ़ के यहाँ जब आएगा तो ये थोड़ा और मोड़ देगा, तो जब मुड़ जाएगा तो ये प्रकाश कहाँ, रेटिना पर जाकर मिल जाएगा, और यहाँ पे प्रतिबिंब बनने लगेगा तो पास की भी वस्तु दिखाई देने लगेगी, दूर की तो दिखती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको देख लें, कौन सा लेंस लगाया गया, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाया गया बच्चों, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इस दोष संशोधित यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना है, उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है उससे किरण आरेख, तो किरण आरेख मैंने आपको बता के समझा ही दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से करना है। अगला है सवाल हमारा दिया है बच्चों 4 नंबर में दिया है, कहता है 60 वोल्ट, ये हमारा पी है, ठीक है, जहाँ पे वाट लग गया समझ लो शक्ति है, पी है। 220 वोल्ट बैटरी है आपकी, ठीक है, वी दिया हुआ है, वोल्ट का मात्र वी। फिर 100 वाट दिया है, यानी कि ये P1 मान लीजिए, ये P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए, 100 वाट, और फिर बैटरी उतनी ही है। तो 2 विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में क्या है बच्चों, धारा नियत रहती, विभवांतर बदलता है दोनों का, ठीक है। तो 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने संयोजित किया तो विद्युत परिपथ में बल्ब में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बच्चों, धारा ज्ञात करना है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बच्चों P बराबर हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा, इतनी बात ध्यान रखना है हम लोगों को। अब बच्चों हमारा P बराबर हो जाएगा, P बराबर, ठीक है। अब देखिए हमारा P बराबर हो जाएगा बच्चों। अब P1 कितना है 60, P2 कितना है तो 100, तो हमारा 60 से जोड़ देंगे, ये हमारा P बराबर हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा बच्चों, 160 वाट हो जाएगा, ठीक है। अब P बराबर सूत्र होता है हमारा बच्चों VI, क्या होता है बच्चों, VI। अब हमको ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है। तो P का मान कितना है बच्चों, 160 रख देंगे बराबर, V का मान है 220 रख देंगे, गुणे I हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा। तो हमारा बच्चों देखो I बराबर हमारा हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 160 बटे हो जाएगा 220, क्योंकि सब में विभवांतर उतने हैं, 0 से 0 काट देंगे, 2 गिरई हम, इतना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आई जो हो जाएगा, आई बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों कितना, 8 बटे कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर लिख सकते हो, 8 बच्चे 11 एम्पियर, ठीक है। या अगर जो आप इसको भाग करना चाहो तो दशमलव लगा दोगे, 0 बढ़ाओगे यहाँ पे, 11 सतह 77 हो जाएगा, 77 3 80, 3 बचेगा, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा तो 11 दूना 22, तो 7, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। आई बराबर हमारा आ जाएगा 8 बटे 11 एम्पियर, या आप कह सकते हो 0.72 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस वाला क्वेश्चन नंबर हल हो गया आपका 3 नंबर का। अगला है बच्चों, कहता है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा विभव के बीच आरेख दिखाइए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, 6 नंबर का है, ठीक बच्चों। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, चालक तार हैं, चालक तार की, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि, ताप हो जाए दाब हो जाए, ठीक है, ताप और दाब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक बच्चों। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी परिवर्तन ताप और दाब में ना किया जाए, ताप और दाब में ना किया जाए, यही कहता है, यानी कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और धारा I का जो अनुपात है वो रेजिस्टेंस यानी नियत रहता है, यानी नियतांक रहता है, इसी को ओम का नियम कहते हैं। यानी कि V/R, यानी कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I
ठीक है। यानी ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है जिसे ताप दाब इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए तो चारों चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात है वो क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही ओम का नियम है। तो वही बच्चों हमने यहाँ पे देखो V/I और नियतांक की जगह हम क्या करते हैं, आर लिख देते हैं, रेजिस्टेंस लिख देते हैं, तो V/I बराबर आर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही ओम का नियम है। फिर कह रहा है इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए आरेख परिपथ बनाना है। ठीक है। तो अब जैसे बच्चों परिपथ में हमको क्या बनाना होता है, हमको परिपथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा परिपथ में क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा देखिए ये मान लीजिए ओम नियम है, तो ये हमारा जैसे प्रतिरोध हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा देते हैं, फिर आपका वोल्ट मीटर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे बैटरी लगा दिए। तो इस तरीके से हमारा देखो बच्चों यहाँ पे सब लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा मीटर वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। पेपर में प्रश्न भी आता है वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो विभवांतर। ठीक है, अमीटर से क्या मापी जाती है, धारा। यह याद रखना है बच्चों, अमीटर से धारा मापी जाती है। ठीक है, यह आपका लगाया हुआ प्रतिरोध। तो इस तरीके से चित्र बना देना है। फिर आपका क्या कहता है बच्चों, फिर कहता है आप विभव के आरेख बनाकर खींचो। तो जैसे मान लीजिए हमने देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ ले लिया, ये इसका नाम रख दिया यक्स, इसका नाम रख दिया वाई। ठीक है, और इसमें इधर हमने क्या दर्शा दी, इधर हमने दर्शा दिया विभव। क्या दर्शा दिया बच्चों, विभव दर्शा दिया है। ठीक है, और इधर हमने दर्शा दी है धारा को दर्शा दिया है। ठीक है, तो धारा जैसे मान लीजिए मूल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ इतना तो 0.2 हो गया, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.2 यहाँ पे 0.4 कर लेंगे, 0.6 कर लेंगे, कर लिए बच्चों। 0.0 है। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा कितना, 0.4। जैसे मान लो 0.4 और 0.8, 0.12, इस तरीके से मैंने कर लिए। 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। 6 से भाग करोगे 4 से, 4 दूनी 8, फिर 2 आएगा हमारा प्रतिरोध। फिर अगर 6 से भाग 6 दूनी 12, तो फिर से हमारा आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो मतलब 2 6 दूनी 12, तो यानी कि हमारा आ जाता है। इस स्टेज में हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा जब ऐसे दर्शाओगे आप, ये यक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इधर आपका 0.4, 0.6, 0.12 और 0.12, 0.8 दर्शा लोगे, तो इधर हो जाएगा 0.2, 0.4। ठीक है, 4.8 इधर दर्शा लोगे, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ग्राफ बन जाएगा तो इनका हमने रीडिंग निकाला, तो हम जब रीडिंग निकालेंगे तो R बराबर सूत्र होता ही है बच्चों हमारा। ठीक है, R बराबर हमारा सूत्र होता है, R बराबर, ठीक है, V/I, तो बराबर V/I, यानी कि कहने का मतलब ये है V1 I1, V2 I2, V3 I3। तो ये इन्हें सत्यापित करोगे तो R बराबर प्रत्येक दशा में 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, बराबर 2 ओम। तो देखो तीनों दशाओं में हमारा 2-2 ओम आ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रतिरोध नियत है, यानी कि मतलब नियतांक देखो जो है हमारा रेजिस्टेंस वो नियत आ रहा है, तो इसीलिए ये ओम के नियम का पालन करता है। तो ये आपका हो गया बच्चों। ठीक है, अगला है बच्चों, कहता है समांतर क्रम में जुड़े। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े तीनों प्रतिरोधों के बीच के लिए तुल्य सूत्र की स्थापना कीजिए, संयोजन का निष्कर्षण लिखिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए बहुत अच्छा सवाल है। तो अब जैसे समांतर क्रम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम चित्र बना लेते हैं। ये देखिए, जैसे सपोज दैट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ऐसे इसको खींच लिया, ऐसे हमारी बैटरी यहाँ से 3 प्रतिरोध हो गए, 1 2 और एक ये बीच में 3। ठीक है, इनको ऐसे ऐड कर लिया, हमने ऐड कर लिया। अब देखो ये बच्चों यहाँ पे बैटरी लगा दी है। तो अब जैसे प्रतिरोध हो गया, पहला R1 हो गया, दूसरा R2 हो गया। ठीक है, R2 हो गया, और तीसरा आपका R3। तो 3 प्रतिरोध हो गए। ठीक बच्चों, R1 R2 R3। अब देखो यहाँ पे बैटरी भी लगी है, जो इनको श्रेणी क्रम में आप जोड़ोगे तो देखो हमारा एक सीधा सा फंडा होता है बच्चों, V बराबर सूत्र होता है IR। ठीक है, V बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, V बराबर सूत्र होता है IR। ठीक है, IR होता है। तो I बराबर जो सूत्र हो जाएगा आपका बच्चों V/R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, अब देखो निष्कर्ष कह रहा है। निष्कर्ष क्या होता है, समांतर क्रम में जो नियत रहती है वो क्या नियत रहती है बच्चों, विभवांतर नियत रहता है। विभवांतर नियत रहता है समांतर क्रम में, और जो धारा है वो बदलती रहती है समांतर क्रम में। तो सब यानी प्रत्येक प्रतिरोध के जैसे 3 लिए तो तीनों प्रतिरोध के मध्य हम धारा निकालते हैं। तो धारा I टोटल हो जाएगी बच्चों बराबर
I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 प्रतिरोध वहाँ लगाए थे तो बच्चों हमारा I बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा I1 की जगह हो जाएगा V/R1 बराबर V/R2 बराबर V/R3। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ मैंने VV क्यों लिखा है, क्योंकि निष्कर्ष कहता है, निष्कर्ष यही है कि समांतर क्रम में विभवांतर नियत है। ठीक है, विभवांतर नियत है। अब जहाँ पे I है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं बच्चों। तो लिख देंगे V/R बराबर V सब में ले लेंगे कॉमन, तो हमारा बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3, इतना बच जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना बच जाएगा। अब देखो V से V को क्रॉस कर देंगे तो हमारा क्या बचा बच्चों, हमारा बचेगा 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बच्चों, तो यही आपको प्रूव्ड करना था, इसी सूत्र का निगमन कह रहा था। तो श्रेणी क्रम में यही सूत्र आपका निगमन होगा। फिर कहता है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष यही है कि समांतर क्रम में जो विभवांतर है बच्चों, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर जो होता है वो नियत होता है। ठीक है, सब में पाया जाता है, नियत रहता है। और क्या होता है, विभवांतर नियत रहता है और धारा जो होती है, धारा वो बदलती रहती है, धारा बदलती रहती है, बदलती रहती है। ये निष्कर्ष है बच्चों। ठीक है, समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है, धारा बदलती रहती है, तो ये निष्कर्ष हो गया। तो ठीक बच्चों, ये आपका पूरा हमने फिजिक्स का पेपर हल करा दिया। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा देखिए रसायन विज्ञान का पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रसायन विज्ञान का पेपर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रसायन विज्ञान का पेपर है। कहता है उपभाग 2 है, रसायन विज्ञान है, कक्षा 10 का है। ठीक है, पहला प्रश्न है 5वां, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। इसको संतुलित करना है बच्चों, 2 दिए हैं, 2 नंबर की, प्रत्येक समीकरण 1 नंबर की है। ये लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ये आपका लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर आपका जल बना हुआ है। तो ध्यान देंगे बच्चों, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम 1 है और इसमें भी कैल्शियम 1 है, तो ये बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन का यहाँ होल पावर 2 लगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी आपका 2 है। तो इसमें देखो, लेकिन ऑक्सीजन 2 और एक यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ पे लगा, तो 2 और 2 4 हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन देखो 3 है और यहाँ पे एक लगा है 4 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। तो इस समीकरण में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना था बच्चों, ये समीकरण हमारे ऑलरेडी बैलेंस है, पूर्ण बैलेंस है। ठीक है, ये सही बैलेंस है बच्चों, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना था। गिन लेते हैं, बस अनुमान लगा के गिन लेते हैं। जैसे कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, कार्बन देखो बच्चों इसमें 1 है तो इसमें भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इसमें देखो 2, यहाँ पे ये जो 2 लगा है ये 2 इससे गिनती होगी, और हाइड्रोजन भी 2, होल का मतलब दोनों को गिना जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ये 2 4 हो गया, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ये हैं और 1 ऑक्सीजन ये है, तो 3 1 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए ये बैलेंस है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये ऑलरेडी आपको बैलेंस है। अगली है हमारी, देखो मेथेन दी है CH4 और प्लस ऑक्सीजन दिया है तो CO2 हो गया प्लस H2 हो गया है। तो ध्यान देते हैं बच्चों, देखो कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, फिर ऑक्सीजन 2 हैं तो ऑक्सीजन भी 2 हैं, फिर हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ कितना है बच्चों, 2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन है कितना, 4, और यहाँ पे कितना है, 2। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, 2 लगा दिए, 2 लगा देंगे तो हमारा 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये 4 हो गया। तो इसलिए इस ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगा देंगे तो हमारी ये बैलेंस हो जाएगी, यानी 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन ये, 2 ये 4 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 बैलेंस, तो अब जा करके ये बैलेंस हो गई। ठीक बच्चों, तो ये हमारी पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों B नंबर का, कहता है कि अभिक्रिया, ठीक है, Fe+CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu में, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के नाम बताइए। तो अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, तो इसमें अभिकारक क्या है बच्चों, अभिकारक आपका फेरस अभिकारक है और कापर सल्फेट। ठीक है, ये कापर सल्फेट अभिकारक है, तो अभिकारक हो जाएंगे फेरस, जो क्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, तो फेरस और कापर सल्फेट अभिकारक हो जाएंगे। और उत्पाद का नाम है, उत्पाद क्या है आपका, फेरस सल्फेट बना है यहाँ पे और कापर मुक्त हुआ है, फेरस सल्फेट। ठीक है, उत्पाद के रूप में फेरस सल्फेट बना है और कापर अलग हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे उत्पाद हो जाएंगे फेरस सल्फेट और कापर। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, अभिकारक बराबर हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे फेरस प्लस फेरस व कापर सल्फेट। ठीक है, फिर उत्पाद हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे फेरस सल्फेट व कापर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हल हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न, कहता है बच्चों
ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ऊष्मीय अपघटन माने होता है जिसमें हमारी ऊष्मा उत्पन्न हो, अपघटन भी हो और ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे हमारा देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में जैसे आप देख सकते हैं, आपको हमने बताया था बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं कि HCl ले लेते हैं, HCl, ठीक है, प्लस आप ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, प्लस NaOH ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे आप लोग क्रिया कराएंगे, जैसे हमने क्रिया कराई बच्चों, तो जो तुम्हारा NaCl है वो किससे, यानी कि जो HCl है वो Na से क्रिया करके NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा और अपघटित हो जाएगा और आपका H2O अलग हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। प्लस साथ में क्या उत्पन्न होगी बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन को दर्शाती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण भी कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहेंगे। और ठीक है, उदासीनीकरण ऊष्मा में भी आप लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ठीक है। और ठीक बच्चों, और इसको आप उसमें अपघटन में भी लिख सकते हैं, उसमें ऊर्जा, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक बच्चों, ऊष्मा का अपघटन हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। फिर बच्चों लिखा है निस्तापन तथा प्रगलन का उदाहरण दीजिए। निस्तापन का आप उदाहरण दो, प्रगलन का उदाहरण दो, ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो, परिभाषा लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो निस्तापन क्या है, जब अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि निस्तापन और भर्जन में यही अंतर है, भर्जन में अयस्क की उपस्थित होती है, निस्तापन में वायु की उपस्थित नहीं होती। निस्तापन में वायु नहीं होती है और भर्जन में वायु होती है। तो जब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म किया जाए कि वो पिघलने ना पाए, निस्तापन कहलाता है। जैसे इसमें हम कापर को दिखाया गया होगा, कापर, ठीक है, कापर की क्रिया कराई जाती है, तो जब से इसको हीट कराया जाता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड को, ठीक है, जैसे कॉपर ग्लास ले लेते हैं Cu2S2, ठीक है, इसको जब हीट कराते हैं तो आपका Cu हो जाता है प्लस, ठीक है, जो सल्फर रूपी गंधक रूपी होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है वो निस्तापन के अंतर्गत दर्शाई जाती है, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है, प्रगलन माने होता है अयस्क में व्याप्त अशुद्धियों को, यानी कि जो अयस्क होता है, अयस्क में व्याप्त अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ठीक है, उनको, ठीक है, उनमें गालक या कोक, जैसे आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, यानी कि जब अयस्क में आगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें गालक या कोक मिला करके उनको, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो क्या है, आगलनीय अशुद्धियाँ पिघल कर निकल जाती हैं। इसी क्रिया को प्रगलन कहते हैं, ठीक है, प्रगलन, समझ गए बच्चों। प्रगलन माने होता है गलाना। यह क्रिया वात्या भट्ठी में कराई जाती है। प्रगलन की क्रिया जो है बच्चों वात्या भट्ठी में कराई जाती है। अगला है बच्चों, लिखा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघटनी विधि का वर्णन के। तो सोडियम क्लोराइड देखिए बच्चों, ये आपका NaCl होता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जल अपघटन कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये आपका Na प्लस में टूट जाता है, प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये NaCl प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। तो इसी को अपघटन विधि होती, जैसे बने उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। तो जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया अपघटित कराई जाती है तो ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस यानी अपने आयनों में टूट जाता है। इसी क्रिया को अपघटन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी समीकरण तो ये देखो, और इसके उत्पाद क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग आयन के रूप में बनते हैं। तो ये आपका हल हो गया, ठीक बच्चों। कहता है अगर जो उसको ना करो तो अथवा वाला करो। अथवा कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक को संतुलित कीजिए और रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहता है क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम कहते हैं POP। क्या कहते हैं बच्चों, POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया आप जिसे किससे करा दीजिए, आप जल से करा दीजिए, ठीक है। तो जब जल से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया कराओगे तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक बच्चों, जिप्सम बन जाएगा और आपका, ठीक है, शायद CO2 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। फिर लिखा हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा आपका बच्चों, ठीक है, हाइड्रोक्लोरीन बन जाएगा। तो ये आपका पूरा हुआ केमिस्ट्री का, ठीक है बच्चों। अब हमारा इसका पार्ट एक बाकी है, अभी इसका बाकी है, इधर केमिस्ट्री का थोड़ा बाकी है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं केमिस्ट्री का, ये जिंक कार्बोनेट लिया गया है बच्चों। जिंक कार्बोनेट की क्रिया, जिंक जब कराई गई है तो जिंक ऑक्साइड बना। तो जिंक कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, ZnCO3। जब क्रिया कराएंगे तो हमारा जिंक ऑक्साइड बनेगा, यानी ZnO2 बन जाएगा। प्लस अब क्या बचा है आपका, बचेगा प्लस बचेगा आपका CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा बच्चों CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भरा जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। CO2 नहीं, जिंक, ZnO बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है मैग्नीशियम,
ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम है तो इसको क्लोरीन से क्रिया करा देंगे, ठीक है, Cl2 से। तो जब Cl2 से क्रिया कराओगे, Cl नहीं लिख सकते बच्चों, ठीक है। अगर जो आप Cl लिख रहे हैं तो जब आप Cl लिख रहे हैं तो यहाँ पे मतलब वो जैसे एक परमाणुक हो जाता है, और क्लोरीन जो हमेशा द्विपरमाणुक होता है, ठीक है। तो अब ये जैसे हमारा मैग्नीशियम Cl2 से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी Mg, ठीक है, Cl बनाएगा, प्लस क्या हमारा, प्लस हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन मुक्त होना है, इसमें हाइड्रोजन को अलग करना है ना बच्चों, तो यहाँ पे MgCl2 नहीं कर सकते, फिर यहाँ पे आप करेंगे इसको, ठीक है, HCl कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, HCl2HCl कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा और प्लस आपके हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2HCl लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक बच्चों। तो BaCl2 की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराओगे तो क्या हाइड्रोजन क्लोराइड तो निकलेगा, यानी कि HCl निकलेगा, आपका HCl तो निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका बचा क्या, बचा आपका बेरिलियम सल्फेट। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो हमारा ये तो निकल गया बेरिलियम सल्फेट, तो BaSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, BaSO4, ठीक है, का होल ट्वाइज, यहाँ पे 2 लगा देंगे, BaSO4 का होल ट्वाइज हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो ये हमारा बेरियम बेरियम BaSO4 का होल ट्वाइज हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी बैलेंस हो गई क्रिया। आगे कहता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो AgNO3 होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड यानी कि प्लस NaI यानी सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट ये इससे क्रिया कर लेगा, सोडियम नाइट्रेट, तो बचेगा क्या आपका सिल्वर आयोडाइड, तो AgI बच जाएगा। तो AgI और प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ जो बचेगा बच्चों तो AgI बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये हल हो गया, ठीक है बच्चों। आगे है हमारा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान है बच्चों, उपभाग तीसरा है, बहुत अच्छा है। कहता है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है इसमें, जिससे बच्चों होता है पुष्प हमारा होता है ना, उसके अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य माने खड़ी काट का चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। ये 4 नंबर का आपका था। अगला आपका प्रश्न है बच्चों, अगला कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के किस्म के पौधों में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, यह परिणाम मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है, इस नियम को परिभाषित करिए। तो ये जो परिणाम है वो किस नियम की पुष्टि करता है, तो वो पुष्टि है भैया प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है बच्चों, प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम कहता है क्यों, क्योंकि इसमें जो अप्रभावी लक्षण है वो छिप जाता है, प्रभावी लक्षण दिखता है, जिसे हम देखते हैं, करके देखते हैं बच्चों। तो इसमें कहता है देखो शुद्ध लंबा, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, तो इसे इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। शुद्ध लंबा कहता है तो शुद्ध लंबा होता है हमारा कैपिटल टी हो जाएगा, और शुद्ध बौना हमारा होता है स्मॉल टी हो जाएगा। तो जो क्रिया कराओगे बच्चों तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर क्रिया कराओगे तो ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर क्रिया कराओगे तो हमारा ये कैपिटल टी हो जाएगा स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी लेंगे स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें देखो सभी पौधे जो हैं इसमें जो मतलब प्रभावी लक्षण है वो दिख रहा है, अप्रभावी लक्षण इसमें छिप जाता है, ठीक है। तो कहता है किस नियम की पुष्टि करता है, प्रभाविता के नियम की पुष्टि करता है। मैंने इसका वो क्रियाकलाप करके दिखा दिया आपको, ठीक है, यही करना है बच्चों पेपर में। फिर आगे कहता है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैव निम्नीकरण अजैव, जैव माने होता है, ठीक है, जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं। अजैव माने होता है जो जीव जंतुओं से ना प्राप्त हो, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो नष्ट योग्य ना हो, जो नष्ट करने योग्य हो जैव निम्नीकरण में होते हैं, जो नष्ट करने योग्य ना हो वो अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत होते हैं। जिसे पॉलीथीन कह सकते हो, इसमें जिसे कूड़ा करकट ये सब कह सकते हो। कूड़ा करकट जो होता है जैव निम्नीकरण होते हैं, जैविक घटक होते हैं, ये अजैविक, यानी कि इनको हिंदी नाम होता है जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और इसमें अजैविक घटक में पॉलीथीन वगैरह आता है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का यानी कि अंदर की जो TS होती है LS, हाँ बच्चों LS, उसका वर्णन करना, क्रियाविधि इसका समझाना है, ठीक बच्चों। अगला कहता है इसी में अगर ये नहीं करो तो आप तंत्रिका तंत्र यानी कोशिका न्यूरॉन की संरचना का वर्णन करो। तो इस प्रकार आज मैंने बच्चों कक्षा 10 का, ठीक है, गणित का पूरा पेपर है, सॉरी साइंस का पूरा पेपर पढ़ा दिया है, विज्ञान का पूरा पेपर आज मैंने हल कराया। आपको ये कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल जो है मेरा SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें, SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस, ठीक है, ताकि मतलब आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें और आप लोग अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। ओके बच्चों, धन्यवाद।
ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग देखें। ये पूरा पेपर रहा आपका जो मैंने कराया, मेरे द्वारा हल कराया गया है। इसको आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका पेपर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को कैसा है पेपर लगा है आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।